नमस्कार दोस्तों, हिंदी संस्कृति पी कुमार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, आज की वीडियो हम हिंदी के ऐसे 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का पहला प्रश्न है, भाषा की मूल इकाई है, तो इस प्रश्न का सही विकल्प है दूसरा, ध्वनि। देखिए, भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है, वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य है, उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध, पदबंध से छोटी इकाई पद शब्द, पद से छोटी इकाई अक्षर, अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। तो सबसे छोटी इकाई होने के कारण भाषा की मूल इकाई है ध्वनि। इस प्रश्न का सही विकल्प है दूसरा, ध्वनि। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें कहते हैं, तो इस प्रश्न का सही विकल्प है पहला, स्वर। देखिए, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। देवनागरी लिपि के अनुसार स्वरों की संख्या 11 होती है। बोली, भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। व्याकरण, भाषा के शुद्ध और स्थायी रूप को निश्चित करने के लिए आवश्यक नियमबद्ध योजना को व्याकरण कहते हैं। व्यंजन, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है, तो इस प्रश्न का सही विकल्प है पहला। देखिए, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। देवनागरी लिपि के अनुसार ये 11 स्वर माने गए हैं। च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है तीसरा, तालव्य वर्ण। देखिए, च वर्ग के अंतर्गत ये 5 व्यंजन आते हैं। प्रस्तुत वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है पहला, विस्मयादिबोधक चिन्ह। देखिए, ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है, ये निर्देशक चिन्ह है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है और ये अल्प विराम। हे भगवान मेरी रक्षा करो, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरिए। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है पहला, विस्मयादिबोधक चिन्ह। देखिए, विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग विषाद, विस्मय, हर्ष, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि मनोभावों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। पदों और वाक्यों के अंत में अपनों से बड़े के सादर संबोधन में तथा अपनों से छोटों के प्रति शुभकामनाओं और सद्भावनाओं को प्रकट करने में यह विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है विस्मयादिबोधक चिन्ह। शुद्ध रूप है, तो इस प्रश्न का सही विकल्प है दूसरा। देखिए, बाकी अन्य विकल्प अशुद्ध हैं। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है तीसरा। मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द पहचानिए। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है पहला। संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि है? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है तीसरा, अनुनासिक। देखिए, प्रश्नगत शब्द में अनुनासिक शब्द की अशुद्धि है, इसका शुद्ध रूप होगा संगम शब्द, इसका शुद्ध रूप होगा। निम्न शब्द में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है तीसरा। देखिए, बाकी अन्य विकल्प अशुद्ध हैं। वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है पहला, संज्ञा। देखिए, वचन का प्रयोग संज्ञा के लिए किया जाता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि सर्वनाम, विशेषण और क्रियाओं के रूप मूलतः संज्ञाओं पर आश्रित हैं, इसलिए वचन में संज्ञा शब्दों का रूपांतरण होता है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है पहला, संज्ञा। निम्नलिखित प्रश्नों में से संज्ञा शब्द पहचानिए। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है चौथा, चातुर्य।
देखिए चातुर्य शब्द भाववाचक संज्ञा है। मीठा, मधुर, चतुर ये तीनों शब्द विशेषण शब्द है। मीठा शब्द की भाववाचक संज्ञा होगी मिठास, मधुर शब्द की भाववाचक संज्ञा होगी मधुरता और चतुर शब्द की भाववाचक संज्ञा होगी चतुराई। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है तो इस प्रश्न का सही विकल्प है चौथा बीमारी। देखिए बीमारी शब्द भाववाचक संज्ञा है। देखिए भाववाचक संज्ञा की जो परिभाषा है, किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं, जैसे क्रोध, मिठास, यौवन, बीमारी आदि। दिल्ली और मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लड़का जातिवाचक संज्ञा है। देखिए सूर शब्द दिया गया है और इस शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा पहला शौर्य। देखिए शौर्य शब्द सूर शब्द की भाववाचक संज्ञा होगी। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो इस प्रश्न का सही विकल्प है पहला उत्तम पुरुष। देखिए इस प्रश्न को इस प्रकार से समझ लेते हैं। सबसे पहले सर्वनाम की परिभाषा को समझ लेते हैं। देखिए संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, हम, वे, आप आदि। सर्वनाम के 6 भेद बताए गए हैं, जिनमें से एक भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। और मुझे शब्द जो है वो उत्तम पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पहला उत्तम पुरुष। मैंने मेरे को सुधार कर लिया वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, तो इस प्रश्न का सही विकल्प है दूसरा सर्वनाम। मैंने मेरे को सुधार कर लिया है, इस वाक्य में सर्वनाम की अशुद्धि है। इसका शुद्ध रूप होगा मैंने अपने को सुधार कर लिया है। कहार का लिंग बदलें, तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा चौथा कहारिन। ऐसे कौन से शब्द जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूपों में होता है, तो इस प्रश्न का सही विकल्प है तीसरा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। दिए गए विकल्पों में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूपों में प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि इस प्रकार के शब्द उभयलिंगी शब्द कहे जाते हैं। उभयलिंगी शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान रूपों में प्रयोग किए जाते हैं। वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इस प्रश्न का सही विकल्प है तीसरा वीर प्रसू। वीरांगना वह स्त्री जो वीर हो। पुत्रवती पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री। वीर बहुरी वीर बहु। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस प्रश्न का सही विकल्प है चौथा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना की, जो निम्न प्रकार हैं। पहला है हिंदी साहित्य की भूमिका, दूसरा है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, तीसरा है हिंदी साहित्य का आदिकाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर रामकुमार वर्मा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हिंदी साहित्य का अतीत, ये इनके इतिहास ग्रंथ हैं। तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा चौथा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया, तो इस प्रश्न का सही विकल्प है दूसरा गारसा दे तासी। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गारसा दे तासी ने किया था।
देखिए ये इनका इतिहास ग्रंथ है और यह ग्रंथ हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का प्रथम ग्रंथ भी माना जाता है। यह ग्रंथ फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। यह ग्रंथ 2 भागों में विभक्त है। इसके प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 ईस्वी में हुआ। इसके दूसरे भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में हुआ। जॉर्ज ग्रियर्सन, इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। मिश्र बंधु, इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है मिश्र बंधु विनोद। इस प्रश्न का सही विकल्प है दूसरा, गारसदे तासी। अलवार वैष्णव भक्तों की संख्या है, तो इस प्रश्न का सही विकल्प है चौथा, 12। देखिए अलवार भक्त जो थे, आलवार का अर्थ है भगवान में डूबा हुआ। देखिए आलवार तमिल कवि एवं संत थे। इनका काल 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच रहा। उनके पदों का संग्रह दिव्य प्रबंध कहलाता है, जो वेदों के तुल्य माना जाता है। देखिए आलवार संत भक्ति आंदोलन के जन्मदाता माने जाते हैं। विष्णु या नारायण की उपासना करने वाले भक्त आलवार कहलाते हैं। इनकी संख्या 12 है, जो इस प्रकार है। देखिए 12 आलवार भक्त हैं। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है चौथा, 12। अष्टछाप के संस्थापक हैं, तो इस प्रश्न का सही विकल्प है पहला, विट्ठलनाथ। देखिए गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने वर्ष 1565 ईस्वी में 4 वल्लभाचार्य और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की, जो निम्नलिखित हैं। वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। विट्ठलनाथ जी के शिष्य हैं गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है पहला, विट्ठलनाथ। रीति काल की रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं, तो इस प्रश्न का सही विकल्प है चौथा, बिहारी। माधवानल काम कंदला किसकी रचना है, तो इस प्रश्न का सही विकल्प है चौथा, आलम। देखिए माधवानल काम कंदला की रचना 3 कवियों ने की है, जो इस प्रकार है, गणपति, कुशललाभ और आलम। इन तीनों ने माधवानल काम कंदला की रचना की है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है चौथा, आलम। द्विवेदी युग का नामकरण किया गया है, तो इस प्रश्न का सही विकल्प है पहला, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। अज्ञे ने कुल कितने सप्तकों का प्रकाशन किया है, तो इस प्रश्न का सही विकल्प है 4। देखिए अज्ञे के संपादकत्व में 4 सप्तक प्रकाशित हो चुके हैं, जो निम्नलिखित हैं। पहला तार सप्तक वर्ष 1943 ईस्वी, दूसरा तार सप्तक वर्ष 1951 ईस्वी, तीसरा तार सप्तक वर्ष 1959 ईस्वी, चौथा तार सप्तक वर्ष 1979 ईस्वी। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है दूसरा, 4। अपभ्रंश का पहला कवि किसे माना जाता है, तो इस प्रश्न का सही विकल्प है पहला, स्वयंभू। कबीर दास जी की पत्नी का नाम क्या था, तो इस प्रश्न का सही विकल्प है पहला, लोई। तो यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज पाने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।